ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था उसमें पैरेलक्स मेथड देखा हुआ है। पैरेलक्स मेथड काफ़ी डिटेल में देखा था हम लोगों ने। ओके। मुझे आज का जो लेक्चर है उसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स वो एक बार वापस क्या करना है आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। वो मैंने आपको पार्शियली एक्सप्लेन किया था। एंड मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार वो आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है ओके कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है तो वो क्या है। इट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, वो दिया हुआ है। ओके। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स यानी हम लोग बोलते हैं कि अर्थ से कोई पर्टिकुलर स्टार होगा तो उसका भी डिस्टेंस क्या है, सिमिलर मेथड से मेजर किया जाता है। ये जो ऊपर का डायग्राम दिख रहा है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि आप जब ये लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पास अगर पिछले लेक्चर के नोट्स हैं तो उसको क्या करना है, साथ में रखना है। ठीक है। यस। अच्छा, ये जो मेथड था तो बहुत लोगों ने अगर नोट्स नहीं बनाए तो उनके लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन ले लूंगा। ठीक है। एग्जैक्टली ये जो मेथड है या ये जो फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यस। तो एनीवे, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट अस से ये अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर के दो पॉइंट्स हैं। ओके। अभी जो दो पॉइंट्स है कंपलसरी ऐसे नहीं है कि इनको अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो डायमीटर ही मिलना चाहिए। ये दो पॉइंट्स इधर भी हो सकते हैं। आपको आ रहा है समझ में? आप ऐसे भी दो पॉइंट ले सकते हैं। वो दो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको ओके उनके बीच में का स्ट्रेट डिस्टेंस पता होना चाहिए, लीनियर डिस्टेंस। ओके, ये समझ में आ रहा है? फिलहाल ये दो पॉइंट्स मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है। लेट अस से ये एक पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और मैं ए और बी को जब कनेक्ट करूंगा तो उनके बीच में का जो डिस्टेंस है ओके तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लेट अस से आई कॉल इट एज स्मॉल बी। ठीक है, ये क्लियर है? अब जो एक प्लैनेट है वो हम लोगों ने पॉइंट एस पे कंसिडर किया है। यानी हम लोग जब स्पेस में देखेंगे तो हमें वो प्लैनेट कैसा दिखने वाला है, एज अ डॉट करके ही दिखेगा। इसलिए डायग्राम में उसको मैं एज अ डॉट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो आपको सर्कल या स्पीयर दिख रहा है ये अपनी अर्थ है। ये आपको आ रहा है समझ में? ये और ये जो ए और बी है मैं वापस बता रहा हूँ, नेसेसरी वो ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि वो अर्थ के ओके डायमीटर के ऊपर लाए होंगे, या उनको अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये अर्थ का डायमीटर है। इट कैन बी डायमीटर ऑल्सो, बट हम लोग बोलेंगे ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में का लीनियर डिस्टेंस हमको पता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग ये पॉइंट्स हैं जब टेलीस्कोप को सेट करते हैं तो टेलीस्कोप को जीरो पे सेट किया जाता है। ठीक है। जीरो पे सेट करने के बाद ओके हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्लैनेट देखने के लिए व्हाट विल डू इज कि ये प्लैनेट जो है तो वो अलग लाइन के ऊपर लाया होता है लाइक दिस। ठीक है। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये प्लैनेट हमारा यहाँ पे है तो थोड़ा मैं सर्कल बड़ा कर देता हूँ। तो अब हमारा जो टेलीस्कोप है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रोटेट करना पड़ेगा सच दैट टेलीस्कोप का एक्सेस और जो लाइन ऑफ विजन है प्लैनेट का वो क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। ठीक है। और ये जो एंगल रहेगा ये एंगल को मैं क्या बोलूंगा, थीटा वन। ये आपको याद आ रहा है? सिमिलरली पॉइंट पी पे भी ओके ये जो पॉइंट बी है हमारा वहां पे भी टेलीस्कोप हम लोगों ने जीरो पे सेट किया हुआ है। और जीरो से हम लोग क्या करते हैं okay, तो अब पॉइंट एस को देखने को या जो भी ओके हम लोग बोल रहे हैं प्लैनेट है उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगेन उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो जब उसको रोटेट करते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली सी द प्लैनेट। ओके। तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला इसको मैं, ये एंगल जो है उसको थीटा टू बोल देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ए और बी जो है कैपिटल बी के बीच में का जो पॉइंट है उसको मैं पॉइंट एम बोल देता हूँ। वो पॉइंट एम से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओके सच दैट वो पॉइंट एस को जाके मिले। और यहाँ पे मैं बोलूँगा जो एम एस है ओके वो एम एस है क्या है, तो मैं बोलूँगा इट विल बी डिस्टेंस बिटवीन यू कैन से द प्लैनेट एंड, अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर लाइंग ऑन द डायमीटर ओके, या ए एंड बी को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो अगर हम लोग बोलते हैं वो क्या है, इट इज वॉट, इट इज अ डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो हम लोग बोलेंगे ये जो एम है एम क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे एस और एम ये क्या हो जाएगा, सो इट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके। तो बेसिकली आप एम एस जो है ओके विल से एम एस इज इक्वल टू, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एस, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, डी एस, इक्वल टू इसको मैं बोल दूंगा कैपिटल डी। अभी आप बोलोगे सर ये तो
बी एस और ए एस, ओके, और एम एस ये सेम कैसे है? तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं ऐसा कंसिडर करूँ, ये हमारा अर्थ है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये अर्थ के ऊपर ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट और ये हो गया सेंटर पॉइंट। हम लोग बोलेंगे ये जितने भी सेगमेंट्स है, सभी सेगमेंट्स का जो लेंथ रहेगा ना, ये वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो तीनों सेगमेंट बनाया मैंने, ए एस, ये पॉइंट आपका सेंटर का जो पॉइंट है वो एम है, तो ए एस, एम एस और बी एस ऑलमोस्ट इनका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है, ये क्लियर है। हम लोग बोलते हैं एम एस is approximately equal to AS is approximately equal to BS which is equal to what, कैपिटल D। यहाँ तक क्लियर है। और ज्योमेट्रिकली हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला एंगल है, ओके, यानी एंगल ASB इज इक्वल टू व्हाट, थीटा 1 प्लस थीटा 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर क्या करना है आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इस और ऐसे केस में अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो, तो आपको ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना पड़ेगा लाइक दिस, ओके। इसलिए लास्ट लेक्चर थोड़ा सा अच्छे से देख लो, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा ज्योमेट्री। और हम लोग बोलेंगे थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 एंड थीटा 2 का वैल्यू है, तो आपको थीटा का भी वैल्यू मिल जाता है। यानी आपको क्या समझ में आता है कि प्लैनेट एस जो है, तो वो प्लैनेट एस या जो पॉइंट एस है स्पेस में, वो ए एंड बी के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो एंगल ए एस बी का वैल्यू क्या है, थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, उसमें थीटा का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है। एंड लेट अस से कि ये जो दो एंगल्स है, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। तो अगर आपको याद रहेगा हम लोगों ने ऐसा इक्वेशन लिखा था, एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस थीटा, लेट अस से थीटा बहुत छोटा है, 1 डिग्री है, विल बी इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 179 डिग्री। x का वैल्यू कितना आएगा, तो इट विल बी 89.5 डिग्री। ये आपको आ रहा है समझ में। तो इसमें से ये भी 89.5 है, ये भी 89.5। आप क्या कर सकते हो, कौन सा भी एक एंगल आप जो है उसको 90 कंसीडर कर लो, अप्रोक्सीमेटली 90, ठीक है। लेटेस्ट से मैंने ये वाला एंगल 90 कंसीडर, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हो, आइदर यू कैन डिफाइन tan थीटा और यू कैन डिफाइन ओके sin थीटा। मैंने लास्ट टाइम sin थीटा डिफाइन किया था, आप tan थीटा भी डिफाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट से हम लोगों ने tan थीटा डिफाइन किया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो इट विल बी अपोजिट, यानी बी अपॉन, ओके। अब जो हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी बी एस, लेकिन बी एस का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू डी, ठीक। तो इसको अगर रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, डी विल बी इक्वल टू वॉट, बी अपॉन tan थीटा। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो ऐसे केस में tan ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बी अपॉन वॉट, tan थीटा को लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारे ये फॉर्मूला आया था, डी इज इक्वल टू वॉट, बी अपॉन थीटा, टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, वो कैसे डिराइव किया है वो समझा है, ठीक है। यस, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, ये लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला किसके लिए था, तो हम लोग बोलते हैं अगर कोई प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ हमको मेजर करना है, ठीक है। यस, तो हम लोग बोलते हैं कि जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स, ओके। तो हम लोग बोलते हैं सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ओके। द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वॉट, 4.29 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लाइट ईयर का वैल्यू होता है, 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखना है, लाइट ईयर क्या, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हम लोग बोलते हैं कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज वॉट, लाइट ईयर, ओके। यस, इसके साथ फिर ये भी दो यूनिट हम लोगों ने एक्सप्लेन किए थे, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्लियर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, हम लोग बोलते हैं द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैपिटल ए यू इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन, ठीक है। यस, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर एक बार वापस आप अच्छे से देख लो, उसके बाद ये लेक्चर देखो, ठीक है। और फिर जो पार्सेक का कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अच्छे से लिया हुआ है, ठीक है। तो पार्सेक क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर, ठीक है।
तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज व्हाट सन, और ये पॉइंट पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्लैनेट रहने वाला है, ठीक है। तो प्लैनेट है अपना अर्थ, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में का जो मीन डिस्टेंस होता है, ओके, जो एवरेज डिस्टेंस होता है, दैट इज व्हाट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो 1 AU से अगर मैं, ओके, एक लाइन ज्वाइन करता हूँ, यानी ये पॉइंट से, ओके, सन को एक वर्टिकल एक्सिस बना दिया और मैंने यहाँ से एक लाइन ज्वाइन की, ठीक है, सच दैट कि वो लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन है, इफ इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड ऑफ आर्क, ओके, यस। 1 सेकेंड ऑफ आर्क क्या है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर एक बार वापस अच्छे से देखो, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। और उसके नोट्स प्लीज बनाया करो, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि ये जो 1 सेकेंड का अगर एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ओके, दिस वन, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट 1 पार्सेक, ठीक है। और 1 पार्सेक कितना रहता है, सो इट इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, हम लोग क्या बोलते हैं, सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ओके, ये तो देखा था हम लोगों ने। द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज एट डिस्टेंस ऑफ व्हाट 4.29 लाइट ईयर्स, ठीक है। The parallax measured from the two most distance point on the earth for stars will be too small to be measured, and for this purpose we measure the parallax between the two farthest point, okay, ये जो ब्रैकेट का है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, along the orbit of the earth around the sun। अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो पैरेलेक्स है, अभी जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो पॉइंट एस जो एंगल सबटेंड कर रहा है एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलेक्स। लेकिन प्लैनेट की जगह पे अगर मैं स्टार लेता हूँ, तो स्टार का जो डिस्टेंस रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, ओके। जैसे मैं अगर बोलूँ कि हम लोग जब 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को कंपेयर करेंगे, तो आप लोगों को वो डिफरेंस समझ में आएगा, बराबर है, आप वो रियलाइज कर सकते हो कि सर 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा है, ओके। सेम वे में हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं कोई प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ और कोई स्टार का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कंपेयर करूँ, तो उनके बीच में का भी, ओके, हम लोग बोलेंगे कंपेरिजन जो है लिटरली वो है ही नहीं, यानी हम लोग बोलेंगे कि जो स्टार का डिस्टेंस है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन व्हाट एज कंपेयर टू व्हाट अ प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जब ये डिस्टेंस बढ़ते जाता है, थीटा की वैल्यू क्या होते जाती है, कम होते जाती है। या आप खुद घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ये कैसा डायग्राम बनाओ और पॉइंट एस को दूर लेके जाओ, जैसे जैसे आप पॉइंट एस को, ओके, मूव करते जाओगे दूर, थीटा का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ये डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाता है, थीटा का वैल्यू बहुत कम होते जाता है, यानी पैरेलेक्स का वैल्यू क्या होते जाता है, ओके, बहुत कम होते जाता है। तो अगर मैं स्टार की बात करूँ, ओके, तो उसका डिस्टेंस, ओके, बहुत ज़्यादा है, ओके, तो उसका जो पैरेलेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, ओके। इनफैक्ट वो निग्लिजिबल रहेगा और उसको मेजर करना हम लोगों के लिए क्या रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा, ओके, या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, द पैरेलेक्स मेजर्ड फ्रॉम द टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ for stars will be too small to be measured, and for this purpose we measure the parallax between the two farthest point, okay, along the orbit of the earth, okay, around the sun। अब इसका जो डायग्राम है, तो आपको वो ये डायग्राम रेफर करना है, ये आपको दिख रहा है। अब ये डायग्राम एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी प्लैनेट जो है, ओके, इंक्लूडिंग अर्थ, तो वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होती है, रिवॉल्व होती है। और सन कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, हम लोग बोलते हैं ये सेंटर ऑफ एलिप्स है, और ये हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ एलिप्स है। फोकस दोनों साइड पे रहता है, ये ध्यान में रखो, इधर भी रहता है इधर भी रहता है। सन कौन से भी एक फोकस पे आप कंसिडर कर सकते हो, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि सन यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो जो प्लैनेट है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हमारी जो अर्थ है, वो इस तरह से क्या कर रही है, ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रही है, ओके, और रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ये क्लियर है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो हर पोजीशन पे इसका डिस्टेंस क्या होते जाता है विद रिस्पेक्ट टू सन या विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सन, चेंज होते जाता है। इसका मतलब जैसे ये पॉइंट पे ये डिस्टेंस बहुत कम है, और ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ये पॉइंट पे डिस्टेंस क्या रहने वाला है, मैक्सिमम। ये पॉइंट पे डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, और ये पॉइंट पे क्या रहने वाला है, मिनिमम। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ओके, जितनी भी डिस्टेंसेज है उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। और वो जो एवरेज डिस्टेंस, ओके, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ
एंड सेंटर ऑफ सन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि इमेजिन करो ये ऑर्बिट है, समवॉट लाइक दिस, ओके। और ऐसे केस में हम लोग अभी सन को सेंटर में एज्यूम करेंगे, ठीक है। और ये हमारे अर्थ के दो एक्सट्रीम पोजिशन, ये एक एजम्पशन है हम लोगों का, ओके, कि जो सन है उसके आजू बाजू अर्थ क्या हो रही है, ओके, तो एलिप्टिकल की जगह पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये मीन डिस्टेंस, और ये जो मीन डिस्टेंस का जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग ऐसा एक ऑर्बिट एज्यूम करते हैं, ठीक है, इसके सेंटर पे क्या है, सन है, ठीक है। और ए एंड बी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं, ओके, ये एक्सट्रीम पोजिशन है। तो जैसे पहले ए एंड बी हम लोग दो पॉइंट्स ऑन द प्लैनेट ले रहे थे, अब ये जो दो पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वो हम लोग ऑर्बिट के दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, ओके, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, या आप ऐसे बोल सकते हो दो अपोजिट पॉइंट्स, ओके, ऑन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल या फिर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इस तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये क्लियर है। तो उसके जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है ए एंड बी, उससे हम लोग क्या करते हैं, ओके, ये स्टार को ऑब्जर्व करते हैं, okay? तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि लेट अस से ये स्टार है हमारा, एंड लेट अस से इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, ओके। तो ये जो स्टार है इसको मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स है, ओके, या फिर दो पोजिशन ऑफ द अर्थ है ऑन द ऑर्बिट, ओके। तो अर्थ या ऑर्बिट में क्या हो रही है, ओके, रिवॉल्व हो रही है, ये आपका सन है। तो ये जो एक्सट्रीम पोजिशन है इसको ए बोलेंगे, और ये जो एक्सट्रीम पोजिशन है उसको क्या बोलेंगे, बी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, तो अर्थ के ऊपर की जो दो पॉइंट है उससे हम लोग प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे थे और पैरेलैक्स मेजर कर रहे थे। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंस दिस इज अ स्टार विच इज वेरी फार एज कम्पेयर टू वॉट प्लैनेट, तो अभी हम लोग ऑर्बिट के दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ये आपको आ रहा है समझ में। और हम लोग क्या बोलेंगे कि अर्थ के ऊपर स्पेसिफिक एक ही पोजिशन से हम लोग क्या करेंगे, जब ये पॉइंट ए पे आ गया है, ऑर्बिट पे पहुंच गया है, ओके, तो अर्थ से हम लोग ये प्लैनेट को, ओके, थ्रू टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस से हम लोग बोलते हैं कि ये एक लाइन मिल रही है हम लोगों को लाइक दिस, ओके। तो ए एक्स आपकी लाइन हो गई, और जो जब ये अर्थ पॉइंट बी पे आएगा, ओके, यानी रिवॉल्व होते होते जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाएगा बी पे, तब भी हम लोग क्या करेंगे, तो अर्थ के सेम लोकेशन से, ओके, वापस ये स्टार को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो वो टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रहेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था, ओके। तो लेट अस से ये हम लोग बोलेंगे जीरो की लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल आपको मिलता है वो क्या है, थीटा 1। और इधर से जो आपको एंगल मिलेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द पैरेलैक्स एंगल थीटा, ठीक है। और अगर आपको पैरेलैक्स एंगल मिल गया तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेसिकली थीटा मिलने के बाद आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार, ओके, तो वो जो फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, वो यूज करना है। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बी है, तो बी क्या रहने वाला है, दिस डिस्टेंस, यानी ए एंड बी के बीच में, ओके। अब ए एंड बी क्या है, तो दीज आर द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑर्बिट, ओके, ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। तो हम लोग बोलते हैं कि ए एंड बी के बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्लियर है, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि डी का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, अपॉन जो थीटा का वैल्यू रहने वाला है। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, मेजर्ड है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस तरह से हम लोग डी का वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब एक और बात बता देता हूँ, ये जो डायग्राम दिख रहा है वो एक्चुअली प्रॉपर डायग्राम नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो कि जो एक्चुअल ऑर्बिट है वो ऐसा ही है, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल ऑर्बिट के हिसाब से बनाता हूँ, मैं बोलूंगा कि सन का पोजिशन ऐसा रहेगा, दिस विल बी द टू एक्सट्रीम पोजिशन। लेकिन ये डायग्राम के लिए भी हम लोग बोलेंगे ए एंड बी के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, इट विल बी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्लियर है। और हम लोग बोलेंगे कि जो स्टार रहेगा एक्स, वो इधर रहने वाला है। तो ऐसे केस में जो एंगल सबटेंड होने वाला है, वो जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या रहेगा, थीटा, ठीक है। आई होप यहाँ पे जो मेथड मैंने बताया, सेम मेथड आपको एक्चुअल केस के लिए यूज करना है।
ये आपको क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक्चुअल में आपका ऑर्बिट इस तरह से, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो अभी हमको ये बताया था कि जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है और सन इज सिचुएटेड एट व्हाट फोकस, और अर्थ जो है वो इस तरह से मूव हो रही है, और यहाँ पे तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर। तो ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक कंसेप्ट समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। क्यों? तो वहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस, ओके, बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन। ठीक है, एनीवे ये जो मेथड है आपको अभी ये तो समझ में आया ही है कि ये ट्राइंगल में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, tan थीटा डिफाइन करेंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, तो इसमें से कौन सा तो भी एक एंगल आप क्या करो, 90 एज्यूम करो, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे tan ऑफ थीटा विल बी approximately equal to theta, which will be equal to what, opposite, let us say tan theta क्या होता है, opposite AB upon we can say adjacent, that is going to be what, XB। ठीक है, और AB upon XB, तो वो केस में हम लोग क्या बोलेंगे, AB का जो वैल्यू है that will be equal to what, 2 astronomical unit upon XB का जो वैल्यू है तो वो होगा that will be capital D। ओके, ने डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। ओके, ये क्लियर है। अब इसको ही रीअरेंज करके आपको मिलेगा D इज इक्वल टू वॉट, ट्वाइस AU अपॉन थीटा, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल का डायग्राम हम लोग देख रहे थे। ओके, वो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड विल इट सबटेंड व्हेन व्यू फ्रॉम टू अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, यानी ए एंड बी, ओके, तो टू अपोजिट पॉइंट से अगर मैं ये स्टार को देखता हूँ तो ये वाला एंगल कितना रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी से द टू अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी आर अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, और ये जो दो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो उनके बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा, ए यू। अब ये जो डायग्राम दिया है एक्चुअली उन्होंने ऐसा देना चाहिए था, ओके, कि सन जो है वो फोकस पे सिचुएटेड है, ओके, और ये आपका सेंटर ऑफ द ऑर्बिट है, लेकिन ठीक है, अब ये जो डायग्राम है उसको ही रिफर करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फॉर्मूला मिला है हमको, ओके, यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, डी इज इक्वल टू वॉट, ट्वाइस ए यू अपॉन थीटा। तो इसको ही हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा विल बी इक्वल टू वॉट, 2 AU अपॉन डी। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें आपको AU का तो वैल्यू पता ही है, लेकिन डी का भी वैल्यू दिया हुआ है। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे कि डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.5 लाइट ईयर। ओके, और जो ऊपर का जो हमारा टेबल था, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 लाइट ईयर यानी कितना होता है, सो इट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिलेगा 2 astronomical unit। Now 1 astronomical unit is what? So it is 1.496 into 10⁻11 मीटर, और लाइट ईयर का भी वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो ये जो 2 इंटू ए यू अपॉन 5.5 लाइट ईयर, ये सब वैल्यूज ओरिजिनल हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करके डाले। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है यानी थीटा का जो वैल्यू आता है, दैट कम्स टू बी वॉट, 5.75 इंटू 10⁻6 रेडियन, यानी आपका जो थीटा का वैल्यू आ रहा है, theta is coming as what, 5.75 into 10⁻6 रेडियन। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये जो रेडियन है तो इसमें आपको आंसर नहीं चाहिए, आपको क्या बोला हुआ है, ओके, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड विल इट सबटेंड, यानी आपको जो एंगल निकालना है वो किस में निकालना है, आर्क सेकेंड में निकालना है। तो सबसे पहले ये जो रेडियन है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, जस्ट सी, ये पूरा का पूरा ही हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये जो है 5.75 इंटू 10⁻6 रेडियन, उसको पहले उन्होंने डिग्री में कन्वर्ट किया, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 57.297। अब ये कैसे आया है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कोई एंगल सपोज डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं थीटा डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थीटा इंटू पाई अपॉन 180 करते हैं, और उसका फाइनल आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो अगर सपोज एंगल रेडियन में और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, जो रेडियन में एंगल दिया हुआ है उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। अब 180 तो 180 रहने वाला है, पाई का वैल्यू क्या है, 3.14, तो 180 अपॉन 3.14 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 57.297। ये आपको आया समझ में।
तो ये जो मल्टीप्लाई आप करोगे वो आपको आंसर किस में आएगा, डिग्री में आएगा, ठीक है। और डिग्री में आने के बाद उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड में, आर्क सेकंड में। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 1 डिग्री में कितना हम लोग बोलते हैं मिनट्स है, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितना है हम लोग बोलते हैं सेकंड है, 60 सेकंड्स। तो इसलिए अगर आपको जो आंसर डिग्री में आ रहा है उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग बोलते हैं डिग्री टू सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको वापस बता रहा हूँ, आपका आंसर किस में आया है, रेडियन में आया है। रेडियन से जब हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, ओके। यस, रेडियन से अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और 180 अपॉन पाई का वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 57.297। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, दिस वन, ओके, ओनली दिस वन, ये आपका जो आंसर रहेगा वो किस में रहेगा, इट विल बी इन डिग्रीज। लेकिन वो डिग्री को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री यानी 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री इज वॉट, 3600 सेकंड। इसलिए उसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई किया। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, इट विल बी इन आर्क सेकंड, ओके। यस, तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आता है, ये अभी आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। आंसर कितना आ रहा है, 1.186 आर्क सेकंड। यानी ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ए एंड बी, ओके, तो वो स्टार पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो कितना रहेगा, इट विल बी 1.186। ये क्लियर है, ओके। और पैरेलक्स मेथड का अभी एकदम छोटा सा अभी, ओके, कंसेप्ट बाकी है, दैट इज व्हाट, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार, ओके। तो हम लोग बोलेंगे इफ डी इज द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर। मैं आपको एकदम सिंपल इसमें बता देता हूँ कि हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस से स्मॉल डी इज व्हाट, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, एंड कैपिटल डी इज व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अस से ये हमारा अर्थ है और ये एक प्लैनेट है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या मेजर करना है, तो वी हैव टू मेजर द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ओके। प्लैनेट या स्टार भी आप एज्यूम कर सकते हो। वो जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। और लेट अस से मैं बोलता हूँ ये जो प्लैनेट है, ओके, तो उसके सेंटर से अर्थ के सेंटर या अर्थ के सरफेस तक, ओके, जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, लेट अस से इट इज कैपिटल डी। तो थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। एज्यूम कर लो ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले हम लोग अर्थ पे दो अलग अलग पॉइंट कंसिडर कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये प्लैनेट के एक्सट्रीम दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। और जो हमारा टेलीस्कोप रहेगा वो यही पॉइंट पे रहने वाला है। लेट अस से अर्थ का ये जो पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया एक्स, ओके। तो एक्स से पहले हम लोग टेलीस्कोप क्या करेंगे, ओके, विल फोकस इट ऑन पॉइंट ए। तो जब आप पॉइंट ए पे उसको फोकस करोगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी θ1। और जब आप पॉइंट बी पे फोकस करोगे तो लेट अस से वो जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, θ2। यानी अब पॉइंट ए और बी जो एक्स के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो अभी हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी टोटल एंगल वॉट, थीटा, सच दैट थीटा विल बी इक्वल टू वॉट, θ1 प्लस θ2। आपको आया समझ में, ओके। तो अब ऐसे केस में एजम्पशन ये है कि जो अर्थ और जो प्लैनेट है उसके बीच में का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, उसकी वैल्यू हमें पता है। उसकी वैल्यू कैसे पता है, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस वाला मेथड है वो यूज किया। प्रीवियस मेथड में क्या कर रहे थे, तो ये प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए, ओके, यस, हम लोग अर्थ के ऊपर दो पॉइंट ले रहे थे। लेट अस से उसको मैंने बोल दिया एम और एन, ठीक है। और वहां से टेलीस्कोप सेट करके हम लोग ये प्लैनेट को देख रहे थे और फिर वो एंगल ले रहे थे। आपको आ रहा है समझ में, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे प्लैनेट के ऊपर के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग, ओके। लेट अस से जिसको ए एंड बी बोला हुआ है। ये आपको आया क्या बेसिक डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पे पिछले वाले मेथड से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये जो कैपिटल डी की वैल्यू है, लेट अस से ये पॉइंट को सी बोल देता हूँ। तो एक्सी का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल डी। कैपिटल डी हम लोगों ने पहले से ही मेजर किया हुआ है। अब हमको क्या मेजर करना है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ओके। यस, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, स्मॉल डी बोल देता हूँ। तो ए बी को क्या बोल रहा हूँ मैं, इट इज गोइंग टू बी स्मॉल डी। अगेन अगर मैं बोलता हूँ इफ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, यस, ये दोनों जो एंगल रहेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 89 डिग्री के आसपास वैल्यू रहेगा। उसमें से एक एंगल हम लोग क्या करते हैं, 90 एज्यूम करते हैं। और मैं बोलूंगा अगेन tan थीटा क्या हो जाएगा, तो इट विल बी अपोजिट ए बी, ओके।
अपॉन एडजेसेंट, जिसको मैं बोलूंगा ax। तो ab का वैल्यू क्या है, स्मॉल d, एंड ax का वैल्यू क्या है, कैपिटल D। और जो थीटा है, तो थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, यस, सिंस द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कैन से tan of theta is going to be what, equal to theta। तो this is going to be approximately equal to what, theta। तो कैन आई से, इसको अगर रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा स्मॉल d इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल D इंटू थीटा। ओके, यस, अभी आपके टेक्स्ट बुक में शायद उन्होंने ये वैल्यू अल्फा लिया हुआ है, तो उन्होंने स्मॉल d का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला है, अल्फा इंटू कैपिटल D। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों का क्या आया है, सो इट इज थीटा इंटू कैपिटल D। ओके, यस। तो एनीवे आई होप आपको ये फॉर्मूला आया समझ में। उन लोगों ने एंगल अल्फा लिया है, हम लोगों ने थीटा लिया है, उतना ही फर्क है, ठीक है। तो इसके साथ आपका ओके पैरेलक्स मेथड एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है ओके वो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ समझ में आया है, ठीक है, यस, और पैरेलक्स मेथड आया समझ में। अब हम लोग बोलते हैं कि जिस तरह से जो लार्ज डिस्टेंसेस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग पारसेक ओके या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओके या लाइट ईयर यूज करते हैं, उसी तरह से जो छोटे डिस्टेंसेस है ओके वो मेजर करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी ग्रीन बॉक्स में, ओके वो देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं वन फर्माए ओके, और वन एफ इज इक्वल टू वॉट, 10⁻⁻15 मीटर इन एसआई सिस्टम। वन एफ यानी क्या होता है, तो इट इज वन फेम्टोमीटर, ये क्लियर है। और एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम इज वॉट, 10⁻⁻10 मीटर। तो बेसिकली ये कहाँ पे यूज होता है, तो हम लोग बोलते हैं ओके फॉर मेजरिंग साइजेस यूजिंग अ माइक्रोस्कोप वी नीड टू सिलेक्ट wavelength of light to be used in microscope such that it is smaller than the size of the object to be measured, okay। Thus the visible light, that is wavelength from 4000 angstrom to 7000 angstrom, can measure sizes up to 4000 angstrom. If we want to measure even smaller sizes, we need to use even smaller wavelength, and so the use of electron microscope is necessary. As you will study in 12th standard, each material particle corresponds to a wave. The approximate wavelength of the electrons in an electron microscope is about what, 0.6 angstrom, okay, so that one can measure atomic sizes, okay, which is approximately equal to what, 1 angstrom, okay, using this microscope। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिया है ओके उसका मैं आप लोगों को एक्सट्रैक्ट बता देता हूँ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट देखना है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म देखना है जिसका साइज बहुत छोटा है, तो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आपको उसको देखना है थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओके या फिर जो भी माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, तो उसमें जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो है ओके वो वो ऑब्जेक्ट या वो पार्टिकल के साइज से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि the visible light okay which is from 4000 angstrom to 7000 angstrom can measure size up to what, 4000 angstrom okay। लेकिन अगर उससे छोटे साइज अगर रही ओके तो हमें क्या लगेगा, और छोटी वेवलेंथ लगने वाली है, ठीक है, यस। तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप जो है वो 12th स्टैंडर्ड में देखने ही वाले हैं, ठीक है, यस। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं ओके, आपको ये जो पूरा दिया हुआ है ग्रीन बॉक्स में उसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जो वन फर्मा है उसका कितना है वैल्यू, तो इट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, और जो वन एंगस्ट्रॉम है दैट इज वॉट 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो यूनिट्स है तो हम लोग बोलते हैं इट इज यूज टू डिनोट वॉट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट या फिर साइज ऑफ अ ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए उसका साइज कितना रहता है वो डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है ओके, द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an electron microscope is about what, 0.6 angstrom, so that one can measure atomic sizes okay of 1 angstrom using this microscope okay। yes, अभी ये भी जो पार्ट है ये आपको क्या है 12th स्टैंडर्ड में, तो उसको हम लोग तब क्या करेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बस ये ध्यान में रखना है कि 1f is what 10⁻⁻15 मीटर एंड 1 angstrom is what 10⁻⁻10 मीटर, ये क्लियर है। अब इसके बाद जो पार्ट है तो हम लोग क्या बोलते हैं, it is measurement of mass okay। Since 1889 a kilogram was mass of a shiny piece of platinum iridium alloy kept in a special glass case at International Bureau of Weights and Measure। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो 1 kg का जो स्पेसिमेन है वो किसका है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का। इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम इरिडियम एलॉय जो है ओके तो उसका एंटी करोसिव प्रॉपर्टीज अच्छा है, या फिर उसके बहुत ज़्यादा केमिकली वो एक्टिव नहीं है ओके, काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। तो उसके वजह से हम लोग बोलते हैं जो उसका जितना मास रहेगा यानी 1 kg का अगर उसका मास है तो वो क्या रहेगा, उसी तरह से रिटेन रहेगा, और जो एक्यूरेसी ऑफ मास है वो क्या रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है।
लेकिन हम लोग बोलते हैं कि उसमें भी ओके कुछ छोटे मोटे फॉल्ट्स या डिफेक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि this definition of mass has been modified on 20th May 2019. The reason being that the carefully kept platinum iridium piece is seen to pick up microparticles of dirt and is also affected by the atmosphere causing its mass to change. Okay, तो इसमें भी हम लोगों ने देखा है कि भले ही वो काफी केमिकली स्टेबल है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ डर्ट पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसका जो एग्जैक्ट मास है, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं वो 1 kg नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अभी ओके 1 kg के लिए एक न्यू डेफिनेशन देखी है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं द न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट है वो भी आपको आगे के सिलेबस में है, तो उसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि एक आयन कोर रहती है, उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं कॉपर वायर्स क्या रहती है, बाउंडेड रहती है, और जब कॉपर वायर में हम लोग बोलते हैं करंट फ्लो होता है, तो पूरी की पूरी जो आयन कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो कैसे होता है वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। We know that electric current can be used to make an electromagnet. An electromagnet attracts magnetic materials and is thus used in research and in industrial applications such as cranes to lift heavy piece of iron and steel. Okay, thus the kilogram mass can be described in terms of the amount of current which has to be passed through an electromagnet so that it can pull down one side of an extremely sensitive balance to balance the other side which holds one स्टैंडर्ड केजी मास। अभी इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 1 kg उसको ओके इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा जाएगा जिसमें से हम लोग करंट पास करेंगे, वो करंट जो रहेगा ओके वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करेगा, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ओके इट इज गोइंग टू एक्सर्ट व्हाट, इट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन व्हाट, तो वन साइड ऑफ व्हाट हम लोग बोलेंगे बैलेंस, यानी बैलेंस के एक साइड पे क्या है 1 kg है ओके, तो 1 kg क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करूंगा तो जो अदर साइड है वो क्या हो जाएगा, ओके खींचा जाएगा, उसके वजह से हम लोग बोलेंगे 1 kg का मास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या 1 kg का वेट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करंट क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग व्हाट 1 kg ऑफ मास। ठीक है, ये बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। दस द किलोग्राम मास कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ करंट which has to be passed through electromagnet so that it can pull one side of an extremely sensitive balance to balance the other side which holds 1 standard kg mass। अब वो जो अदर साइड पे 1 kg का जो स्टैंडर्ड मास है वो कौन सा रहेगा, तो आप उसको ये कंसिडर कर सकते हो, इट कैन बी ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। ठीक है, अच्छा अभी इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल डीलिंग विद द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केजी जो है वो काफी बड़ा यूनिट हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं द मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एएमयू। एएमयू यानी क्या, एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग बोलते हैं इट विल बी easy to compare mass of any atom in terms of what, mass of some standard atom which has been decided internationally to be carbon 12 atom। अब कार्बन 12 क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन 12 C12 क्या बता रहा है आपको, तो 12 जो है वो उसका एटॉमिक मास नंबर है। तो एटॉमिक मास नंबर यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो C12 के केस में ओके अगर मैं बोल रहा हूँ उसका 12 एटॉमिक मास नंबर है, तो उसमें 6 प्रोटॉन और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि द 1/12 मास ऑफ एन अनएक्साइटेड एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब अनएक्साइटेड एटम का मतलब क्या, तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उसके ऑर्बिट में रहने वाले। ओके, इन्हें एक भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी मिली है और वो एक्साइटेड स्टेट पे गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी आप केमिस्ट्री में सीखने वाले हो। ठीक है, फिलहाल ऐसा समझ लो अनएक्साइटेड का मतलब क्या, कि उसको कोई भी फॉर्म की हम लोग एनर्जी दे नहीं रहे हैं, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन ओके, या इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये कोई भी फॉर्म में हम लोग उसको एनर्जी देके एक्साइट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अनएक्साइटेड कार्बन 12 एटम का अगर मैं 1/12 मास लेता हूँ ओके, so that 1/12 mass of an unexcited atom of C12 is called as what, atomic mass unit। ठीक है, और in terms of kg भी यहाँ पे दिया हुआ है, 1 AMU is what, so it is 1.660502 into 10 raised to minus 27 kg with an uncertainty of 10 in the last two decimal places। ठीक है,
यस, अभी ये जो लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ 10 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है? फ्लक्चुएट हो सकती है। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। और 1 AMU जो है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं, तो उनके जो मासेस हैं, उनके एटम के जो मासेस हैं, वो AMU के टर्म्स में दिए जाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी काफी छोटा है, दैट इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट? बेसिकली इट इज सेकंड। फॉर मेनी इयर्स ड्यूरेशन ऑफ वन मीन सोलर डे वाज कंसिडर्ड एज रेफरेंस। ओके, तो अभी तो एसआई सिस्टम में हम लोग सेकंड यूज कर रहे हैं, लेकिन काफी सालों से, यानी हजारों सालों से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एक दिन होता है पूरा, ओके, तो वो क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? रेफरेंस कंसीडर करते हैं। अब जो एक दिन रहता है तो एवरेज कितना रहता है? हम लोग बोलते हैं इट इज ऑफ 24 आवर्स। और एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, हम लोग बोलते हैं कि पूरे साल में जो डे का ड्यूरेशन रहता है वो भी चेंज होते जाता है। यानी हम लोग देखते हैं कि विंटर्स में जो डे रहते हैं वो शॉर्टर रहते हैं, और समर में जो डेज रहते हैं वो क्या रहते हैं? लॉन्गर रहते हैं। तो इसका बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे अर्थ का पोजीशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू सन, ओके, यानी जब वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो हम लोग बोलते हैं उसका जो रोटेशन का स्पीड है वो भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? कंसेप्ट ऑफ व्हाट? मीन सोलर डे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अ मीन सोलर डे इज व्हाट? एवरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम वन नून टू द नेक्स्ट नून। ठीक है, और मीन सोलर डे का हम लोगों को जो वैल्यू मिलता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? It is taken as what? It is taken as 24 hours. The 1 hour is of what? 60 minutes. तो हम लोग बोलेंगे, और हर एक मिनट कितना होता है? 60 सेकंड का। तो जो एक मीन सोलर डे रहेगा वो कितना रहेगा? दैट विल बी ऑफ 24 आवर्स। तो 24 आवर्स यानी कितना हो जाएगा? 24 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि हर एक जो आवर रहता है उसमें 60 मिनट्स रहता है, और हर एक मिनट में कितने रहते हैं? 60 सेकंड। तो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये जो वैल्यू आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 86400 सेकंड। ये क्लियर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक दिन 86400 सेकंड का होता है, तो एक सेकंड क्या होगा? सो हम लोग उसको डिफाइन करेंगे एज 1/86400 ऑफ द मीन सोलर डे। यानी अगर आप एक दिन के, ओके, 86,400 पार्ट्स करेंगे, तो वो जो एक पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? इट विल बी 1 सेकंड। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व लेटर दैट the length of solar day varies gradually due to the gradual slowing down of Earth's rotation. Hence, to get more standard and non-varying constant unit for measurement of time, a cesium atomic clock is used. अब बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड वैरी होते जाती है, तो जो डे का जो ड्यूरेशन रहता है वो भी क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। इसलिए हम लोगों ने एक न्यू, ओके, स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, विच वॉज ऑफ वॉट? तो हम लोग बोलते हैं सीजियम एटॉमिक क्लॉक। अब इसमें बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन सीजियम एटम। In cesium atomic clock, a second is taken as time needed for 9192631770 vibrations of the radiation emitted during a transition between two hyperfine states of cesium 133 atom. अब ये जो पैराग्राफ है, ओके, तो उसका एक्सट्रैक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो बेसिकली जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो हम लोग बोलते हैं सीजियम एटम जो है उसको जब एनर्जी मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, या रेडिएशन, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो अपने ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है। लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुकता है, वो इमीडिएटली क्या हो जाता है? वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है, और वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वॉट? रेडिएशन। तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट पे जाता है और वापस जब ग्राउंड स्टेट पे आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 सेकंड को क्या डिफाइन करते हैं? 1 सेकंड को हम लोग बोलते हैं कि इट इज बेसिकली टाइम नीडेड for 9192631770 vibrations of the radiation emitted during transition between hyperfine states of cesium-133 atom. अब मैं आपको एकदम सिंपल बता देता हूँ कि एक ट्रांजिशन क्या होता है। तो सीजियम एटम ग्राउंड स्टेट पे, उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद वो क्या हो गया? ओके, एक्साइटेड स्टेट पे गया, वापस क्या हो गया? जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रेडिएशन। रेडिएशन यानी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब उसका वो एक रेडिएशन एमिट होता है उसको हम लोग वन वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं। तो ऐसे जब 9192631770 टाइम्स रेडिएशंस निकलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट मेनी वाइब्रेशंस ऑफ, ओके, यू कैन से CS-133 एटम। और
वो जो नंबर है 9192631770 वाइब्रेशंस, उसको जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 1 सेकंड। अभी आपको ये क्लियर हुआ है? ओके यस। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो जो दो स्टेट्स हैं कि जब वो एक्साइट होता है और वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है तो उसमें कितना स्मॉल टाइम इंटरवल लगता होगा कि जब इतने बार ओके ये 9192631770 टाइम्स जब ये प्रोसेस होता है तो उतने टाइम्स को कितना टाइम लगता है, हम लोग बोलते हैं 1 सेकंड। ओके या कितना इंटरवल लगता है तो 1 सेकंड। तो मैं वापस एक बार रीड करता हूँ। ओके इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक अ सेकंड इज टेकन एज व्हाट टाइम नीडेड फॉर 9192631770 वाइब्रेशंस of radiation emitted during a transition between two hyperfine states of cesium 133 atom। ये क्लियर है? ओके यस। तो इसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है वो भी क्लियर हो जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो कंसेप्ट ऑफ मीन सोलर डे। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अभी जो सेकंड का स्टैंडर्ड है वो सेकंड का स्टैंडर्ड हम लोगों ने क्या कर लिया है, वी हैव चेंज्ड इट एंड वी हैव कंसिडर्ड व्हाट, तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है ओके उसके जो वाइब्रेशंस है इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उसको जो टाइम लगता है दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट 1 सेकंड। ये क्लियर है? तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है जो हमारा थोड़ा सा पेंडिंग था वो पूरा कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे टॉपिक के एंड में, तो यहाँ पे आप जो ये ग्रीन बॉक्स देख रहे हो ठीक है, इसको टाइटल दिया हुआ है उन्होंने डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ओके ये ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है इसके अलावा ये बॉक्स के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू मिलेंगे जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है यस, या फिर हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यूज आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं ये 11th 12th में आगे के जो टॉपिक्स है उसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है तो आगे के टॉपिक्स में भी पढ़ने ही वाले हैं, बस ये बॉक्स में उन्होंने क्या किया हुआ है एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको दिया हुआ है। ठीक है ये जस्ट अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्लियर है? इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे। ठीक है।